एलसीआर सर्किट पैरेलल में देखिए, पैरेलल एलसीआर सर्किट हमारे कोर्स में है नहीं, लेकिन हम फिर भी बता दे रहे हैं कि जैसे आपने एलसीआर को सीरीज़ में जोड़ा था ना, ऊपर देखिए यहाँ पर आपने सीरीज़ में जोड़ा था। अब इसी तरीके से पैरेलल में जो जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, हमें क्या क्या हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप ये जानते हैं कि जब आप पैरेलल में कोई चीज़ होती है ना, तो उसमें वोल्टेज सेम होता है। हर इंस्ट्रूमेंट में क्या हो जाएगा, आपका वी सेम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो वी आपका जो पोटेंशियल का सोर्स होता है वो तो आपको पता ही है कि भाई वो सेम होता है, वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब आई इसके अकॉर्डिंग बदल जाता है, या तो पीछे होगा या तो मतलब ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट है ना, आपका रेजिस्टिव है, इंडक्टिव है या कैपेसिटिव है, उसके हिसाब से करंट बदल जाएगा। इंडक्टिव में करंट पीछे होता है और कैपेसिटिव में करंट आगे होता है 90 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से देखो यहाँ पर करंट सब में आई अलग अलग होगा। तो आपका करंट निकालने के लिए अगर आप आर में निकाल रहे हो तो आर से डिवाइड करोगे, एल वाले में निकाल रहे हो तो एक्सएल से डिवाइड करोगे आई में, और सी में कर रहे हो तो जो आपका वी है ना उसमें सी एक्स सी से डिनोट करोगे। यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर लिखा नहीं है। ठीक है, अब देखो इसको हम फिर इसमें फेजर डायग्राम की मदद से हम क्या करेंगे, बना लेंगे। अब हमने ये बताया भाई इसमें आपका जो क्या होता है कि वोल्टेज सेम होगा लेकिन करंट अलग अलग होगा। तो करंट का फेजर डायग्राम बनाएंगे, उसमें हम वोल्टेज का फेजर डायग्राम बनाए थे, इसमें हम करंट का फेजर डायग्राम बनाएंगे। उस तरीके से फिर करंट का हम वैल्यू रख के यहाँ पर वैल्यू रख देंगे और हमारा इम्पीडेंस ये आ जाएगा। देखो ये है, इसको इन्वर्ट करेंगे तब Z आएगा, 1/Z आ जाएगा। तो Z को हम क्या कर देंगे, इन्वर्ट कर देंगे तो हमारा Z आ जाएगा इस फार्मूले की मदद से। उसके बाद देखो यहाँ पर हमें एंगल निकालना, मतलब फेज निकालना पड़ेगा। तो फिर tan फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका ये है आई आर। ठीक है, और आपका परपेंडिकुलर आपका आई एल और आई सी एल हो गया। आई एल क्या है, मतलब आई जो इंडक्टर में मैक्सिमम करंट होगा वो आपका दिया जा रहा है। ये जो ओ है ना या ज़ीरो है, ये नॉट है मतलब मैक्सिमम करंट। तो उस हिसाब से आप निकाल लोगे, फाइनल आंसर ये आ जाएगा। अगर ये पता है तब भी आपका आ जाएगा फाई। एट रेजोनेटिंग कंडीशन में आपका प्योर मतलब सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर आपका देखो इसमें भी रेजोनेटिंग कंडीशन हो सकती है, एक्सएल और एक्सी दोनों बराबर हो जाएंगे। ये एक्सएल है, ये एक्सी है। ठीक है, दोनों में करंट सेम हो जाएगा और आपका इस तरीके से कंडीशन आ जाएगा रेजोनेंट कंडीशन में। हालांकि इसमें रेजोनेटिंग कंडीशन होता नहीं क्योंकि आपके कोर्स में नहीं है। अब आ जाते हैं पावर इन एसी सर्किट। एसी सर्किट में पावर क्या होगा, देखो पावर क्या होता है कि जब आपका प्योर रेजिस्टिव सर्किट होती है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में हम क्या करते हैं कि आपका जो पावर होता है ना वो वी आई के बराबर होता है, कॉस फाई नहीं रहता वहाँ पर, क्योंकि कोई भी फेज डिफरेंस नहीं रहता। क्योंकि प्योर रेजिस्टिव सर्किट में आपका दोनों में जो फेज डिफरेंस रहेगा वो ज़ीरो रहेगा। मतलब देखो साइन थीटा भी रहेगा, देखो आई इक्वल टू क्या होगा, आई नॉट साइन थीटा प्योर रेजिस्टेंस में, और आपका वी भी रहेगा वी नॉट साइन थीटा। तो इस तरीके से इसमें फेज डिफरेंस ज़ीरो बनता है। प्योर रेजिस्टेंस में आपका P इक्वल टू वी आई होगा, लेकिन अगर आपका एसी सर्किट है तो एसी में कैपेसिटेंस और ये सब भी होता है, तो वहाँ पर आपका जो एवरेज पावर होगा ना उसमें वी आई तो होगा, साथ साथ आपका कॉस फाई भी जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, कॉस फाई। ठीक है, और वैल्यू ये होती है, वो जो वी आई होती है वो RMS की वैल्यू होती है। वी जब कोई भी देखो क्वेश्चन में भी दिया रहेगा ऐसा कि जैसे वी दिया रहेगा ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमें कुछ नहीं दिया, वो लिखा नहीं है कि ये RMS है या आई नॉट है या एवरेज वैल्यू है, आपको वी को वी RMS ही समझना है। अगर करंट दिया है तो आई को आई RMS ही समझना है। ठीक है, ये आपको दिया रहेगा। ठीक है, अब देखो कॉस फाई क्या है, पावर फैक्टर है, और वो भी कॉस इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या होता है, देखो इसमें आर है, अगर रेजिस्टेंस का आप वो बनाओगे ना, रेजिस्टेंस का बनाओगे तो ये आपको ये मिलेगा, और ये आपका Z मिलेगा। रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग अगर फेजर डायग्राम बनाओगे तो ये मिलेगा। ये एक्सएल माइनस एक्सी कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर एक्सएल बड़ा है या एक्सी बड़ा है उसके अकॉर्डिंग आपका आएगा। बाद में तो स्क्वायर होकर वो पॉजिटिव हो जाता है, उससे कोई मतलब नहीं। तो एक्सएल या एक्सी बड़ा हो सकता है, कोई भी एक बड़ा हो सकता है एसी सर्किट में। ठीक है,
तो इस तरीके से आपका पावर हो जाएगा, पावर फैक्टर हो जाएगा, और अलग अलग सर्किट में अलग अलग फाई के हिसाब से पावर अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ डिफरेंट केस फॉर एसी सर्किट। अब देखो केस, जैसे आपका फाई 0 है तो कॉस 0 इक्वल टू 1 होता है। कॉस अगर फाई 90 है, मतलब एक आपका प्योर इंडक्टिव है एक कैपेसिटिव है, तो वहाँ पावर फैक्टर 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब वहाँ पर पावर लॉस 0 रहेगा। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है P0 एवरेज पावर इज डिसिपेशन इवन दो द करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट, एवरेज पावर 0 होती है। देखो ये आ गया, देखो ये सब हो गया। इसमें अलग अलग केस है, देखो केस 1 है, केस 2 है, मैंने लिख दिया है सारी चीज़ें। केस 3 है, LCR सर्किट में क्या होगा, पावर देखो अलग अलग है सबका, पावर के हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ें लिख। केस 4 में देखो पावर डिसिपिएटेड एट रेजोनेंस। रेजोनेंस में आप जानते हो XL XC बराबर हो जाता है, तो कॉस फाई 0 हो जाता है। रेजोनेंस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, XL और XC बराबर हो जाएगा, कॉस फाई 0 हो जाएगा, और आपका जो प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, प्योर रेजिस्टिव सर्किट रेजोनेंस केस में। ठीक है, उसके बाद देखो ये पावर की फार्मूला हो जाएगा। वाटलेस करंट क्या होता है, अब आ जाओ वाटलेस करंट। ऐसा करंट देखो, जैसे मान लीजिए आप एक बहुत बड़ी नदी फ्लो हो रही है और आपने टरबाइन यहाँ लगा दी। वैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये मान लो यहाँ टरबाइन लगाया है नदी के फ्लो में, ये आपका रिवर है, और ये क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो यहाँ से देखो जो नदी के फ्लो मेन आप रिवर पे आप टरबाइन लगाए हो तो ये घूमेगा और इससे आपको पावर मिलेगा। लेकिन मान लीजिए यहाँ से थोड़ा सा हमने पानी अलग निकाल दिया, थोड़ा सा लीक हो रहा है, कहीं से छोटा सा नाला जा रहा है, तो फिर वहाँ क्या होगा, वहाँ पर हमने तो एक ऐसा कंपोनेंट जहाँ पर आपको पावर ना मिले उसको क्या बोलते हैं, वाटलेस करंट। तो करंट के भी दो होते हैं। अगर कोई भी करंट है, हालांकि करंट वेक्टर नहीं होता है, लेकिन उसको वेक्टर से दर्शाया जाता है, वो टेंजर क्वांटिटी होती है, ना तो स्केलर होती है, मतलब उसमें डायरेक्शन होता है। तो इसमें दो कंपोनेंट होगा, एक आई आर एम एस कॉस फाई होगा, एक आई आर एम एस साइन फाई होगा। तो आई आर एम एस जो साइन फाई होता है ना, उसके अकॉर्डिंग आपका कोई भी पावर रहेगा नहीं, वहाँ पर पावर आपका 0 रहेगा। इसीलिए उसको बोलते हैं वाटलेस करंट। क्या बोलते हैं, वाटलेस करंट। ठीक है, करंट के दो कंपोनेंट होंगे, अब लिखा भी है आपका, द कंपोनेंट ऑफ करंट विच डज नॉट कंट्रीब्यूट इन द एवरेज पावर डिसिपेशन। मान लीजिए वायर में आपके करंट फ्लो हो रहा है और वो करंट की डायरेक्शन कुछ भी है, तो उसमें जो पावर डिसिपेशन किसके वजह से होगा, इसकी वजह से, कॉस फाई की वजह से, आई कॉस साइन की वजह से, कॉस फाई की वजह से, सॉरी आई साइन फाई की वजह से कुछ नहीं होगा, आई कॉस फाई की वजह से पावर डिसिपेशन होगा, उसमें पावर थोड़ा सा लॉस होगा, आई कॉस फाई की वजह से नहीं होगा। ठीक है, अब देखो रेजोनेंस कंडीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए आप इसको पढ़ लो। तो इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक होती है सीरीज LCR सर्किट में, तो उसमें XL और XC बराबर हो जाता है। जैसे आप जब लगाते हो ना ये कैपेसिटर और इंडक्टर, तो इसमें क्या होता है कि एक ऐसा पोजीशन आ सकता है कि इसमें XL और XC बराबर हो जाएगा। सॉरी ये C है और ये XL है, ये दोनों बराबर हो जाएगा ना, तो इसकी वजह से जो रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस पड़ रहा था वो 0 हो जाएगा। तो आपका प्योर रेजिस्टेंस, प्योर जो पूरा इम्पीडेंस है वो रेजिस्टेंस के बराबर होगा ये। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, हमें पीक करंट मिलता है। पहले मान लो ऐसे मिल रहा है, अब हमें पीक करंट मिला ऐसे, तो आपका ये रेजोनेटिंग कंडीशन है, एट रेजोनेटिंग कंडीशन, ये इस पे आपको आई मैक्स मिलेगा, आई मैक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, आई मैक्स बोल सकते हैं, ये होता है। अब देखो इसमें क्यू फैक्टर है, क्यू फैक्टर आपको डिफाइन किया गया है, हालांकि क्यू फैक्टर मेरे ख्याल से कोर्स में है नहीं, फिर भी आप देख लो, अगर है या नहीं है आप देख लो। क्यू फैक्टर क्या होता है, शार्पनेस ऑफ सेलेक्टिविटी ऑफ रेजोनेंट सर्किट। जो शार्पनेस होती है ना, ये जो तुम्हारा पतलापन है, ये इसी को क्यू फैक्टर बोलते हैं, क्यू फैक्टर। ठीक है, क्यू फैक्टर तो वोल्टेज अक्रॉस एल या सी, इंडक्टर या कैपेसिटर में जो वोल्टेज होगा और अप्लाइड वोल्टेज, दोनों का रेशियो क्यू फैक्टर बोला जाता है, दोनों का वोल्टेज क्यू फैक्टर बोला जाता है। और उसका वैल्यू देख लो ये, ठीक है, L/R,
और ओमेगा एन यू कैन से, ये देखो आपका ये नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो ओमेगा एन एल अपॉन आर, ये क्यू फैक्टर होता है। इसको हम फर्दर डेराइव कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्म में, ओमेगा की वैल्यू रख के ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस, शार्पनेस मैंने बताया कि भाई किस पे डिपेंड करता है शार्पनेस, ये आपका जितना ज़्यादा आपका इम्पिडेंस होगा, जितना ज़्यादा इम्पिडेंस होगा उतना शार्पनेस कम होगा, मतलब उतना करंट कम मिलेगा, और अगर ये जितना कम होगा उतना ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। बैंडविड्थ एंड क्यू फैक्टर, क्यू फैक्टर और बैंडविड्थ में क्या रिलेशन है, तो अभी क्यू फैक्टर तो आपने पढ़ लिया, ये ओमेगा एन एल अपॉन आर, तो बैंडविड्थ और इसमें दोनों में क्या रिलेशन हो सकता है। तो बैंडविड्थ क्या होता है बेटा, बैंडविड्थ जो मतलब ये जो तुम्हारी जो ये आपका जो रेंज होता है करंट का ना, तो इस पे जो चौड़ाई होती है इसी को बोलते हैं बैंडविड्थ, और ये जो वैल्यू होती है ना किस पे हम निकालेंगे, VRMS पे निकालेंगे। देखो ये पूरा है V नॉट, तो V नॉट पे हम बैंडविड्थ नहीं निकालते, हम VRMS पे बैंडविड्थ निकालते हैं। तो ये आपका जब मान लो ये ओमेगा 2 है, ओमेगा 1 है, बैंडविड्थ आ जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बैंडविड्थ हो जाता है, वो किसके बराबर होगा, 2 डेल ओमेगा, ठीक है, 2 डेल ओमेगा। तो ये बैंडविड्थ है, ये दिस इज बैंडविड्थ, याद रखो 2 डेल ओमेगा, ये आपका बैंडविड्थ होता है। अब बैंडविड्थ, हाफ बैंडविड्थ इसको आधे आधे में काट सकते हो, तो आपको हाफ बैंडविड्थ ऐसे निकाल सकते हो V2 माइनस V1, हालांकि V2 माइनस V1 करना चाहिए, चाहे V1 माइनस V2, इसको V1 मान लो, कोई ओमेगा 1 कोई बात नहीं। तो इस तरीके से बैंडविड्थ आ जाओ, और क्यू फैक्टर दोनों में देखो क्या रिलेशन हो सकता है, लगा सकते हो आराम से आप, ठीक है। ये देखो ये क्यू फैक्टर क्या होता है, रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा क्यू फैक्टर कम हो, ठीक है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो क्यू फैक्टर कम होगा। अब एलसी ऑस्किलेशन, एलसी ऑस्किलेशन पहले चैप्टर में था आपके, पहले इसमें आपके सिलेबस में था, अब नहीं है, अब हट गया है। तो एलसी ऑस्किलेशन क्या होता है कि एक ऐसा ऑस्किलेटर जिसमें तुम किसी भी चार्ज को एस्केलेट कर सकते हो। तो ऑस्किलेटर कौन होता है, वो एलसी सर्किट होती है। तो एलसी सर्किट में अगर कोई भी करंट तुम एक बार दोगे तो वो मतलब ऑक्सीलेट करता रहेगा। जब यहाँ करंट दोगे एक बार तो ये इसका अपोज करेगा, पहले जानते हो इंडक्शन में जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो अपोज करता है। तो अगर ये करंट फ्लो होगी तो बोलेगा धीरे धीरे फ्लो हो, अगर ये धीरे धीरे होने लगेगी बोलेगा नहीं नहीं तेज तेज फ्लो हो। तो उसके हिसाब से ये क्या होता है, चार्ज अप एंड डाउन होता रहता है इसके दोनों के बीच में, इसी को बोलते हैं एस्केलेशन, ऑस्किलेशन, एसी ऑस्किलेशन, एलसी ऑस्किलेशन। देखो इसमें सारी चीज़ें कितनी कितनी कंडीशन दिया गया है। पहले मान लो यहाँ पर आई करंट 0 था, तो थोड़ा सा मतलब चार्ज मान लीजिए यहाँ से यहाँ, ये पॉजिटिव से यहाँ मूव करने लगा। अब चार्ज मूव किया तो धीरे 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 आया, इसकी स्पीड बढ़ती गई, उसके बाद ये अपोज करने लगा, अब चार्ज की स्पीड कम कर दिया। अब ये चार्ज की स्पीड कम कर देगा, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर चार्ज होता जाएगा, मतलब इस तरीके से ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्लेट होती रहेगी एक साइकिल में, और फिर 0 हो जाएगा, जाके Q0 हो जाएगा। एक केस ऐसा आएगा Q0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर लेकिन Q0 होने नहीं देगा वो, ये आपका इंडक्टर बोलेगा अच्छा 0 हो गया, इसको चेंज कर रहा है, इसको अपोज करो, तो जो इंड्यूस करंट है इसको Q नहीं होने देगा, फिर इसमें चार्ज भेजेगा। इस तरीके से चार्ज इधर से उधर मूव करता रहता है, इसी को बोलते हैं ऑस्किलेशन, ठीक है। अब देखिए एनर्जी का वो है ग्राफ है कि किस तरीके से एनर्जी और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में एनर्जी किस तरीके से अलग अलग बदल रही है, ठीक है। तो एनर्जी किस तरीके से बदलती रहती है एल और सी में, एक में घट रही तो एक में बढ़ रही है, एक में घट रही तो एक में बढ़ रही है, ठीक है। इस तरीके से चार्ज इधर से उधर होता रहेगा, कैपेसिटर टू इंडक्टर, इस तरीके से, इसी को बोलते हैं ऑस्किलेशन, टू एंड फ्रो मोशन होने लगेगा। क्या होने लगेगा, टू एंड फ्रो मोशन, इसी को बोलते हैं ना ऑस्किलेशन। आपने पढ़ा नहीं है एसएचएम में, ऑस्किलेशन होता रहेगा। टोटल एनर्जी देखो इसमें किस तरीके से जनरेट हो रहा है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वो भी आप कर सकते हो, लेकिन ये कोर्स में नहीं है, आप लिख सकते हो इसको, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलिए अब चोक कॉयल पता नहीं आपके कोर्स में है कि नहीं, मेरे ख्याल से नहीं है, होगा तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर आगे बढ़ सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं।
मेरे ख्याल से है नहीं। ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर देखो, ट्रांसफार्मर कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ट्रांसफार्मर बिजली को क्या करता है, बनाता है। ऐसा कुछ नहीं, ये बिजली नहीं बनाता, ये बस वोल्टेज को लो रहेगा तो हाई कर सकता है, हाई रहेगा तो लो कर सकता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं करता है। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन होता है। तो इसमें ये होता है कि भाई एक लेमिनेटेड बहुत सारे पतले पतले आयरन कोर के वो होते हैं, प्लेट होते हैं, उनको अब बस बांध के रखा जाता है और उस पर कॉइलिंग की जाती है। एक प्राइमरी जो पहले की जाती है उसको प्राइमरी कॉइलिंग बोलते हैं। देखो पी से डिनोट किया गया, प्राइमरी सर्किट से प्राइमरी कॉइलिंग और सेकेंडरी सर्किट से सेकेंडरी कॉइलिंग। तो जब इसमें क्या होता है भाई, अगर आपने कोई भी इसको सोर्स से कनेक्ट किया तो इसमें क्या होगा, फ्लक्स जनरेट होगा और फ्लक्स क्या होगा, आगे बढ़ेगा। तो ये जो, क्योंकि ये अल्टरनेटिंग करंट होता है, अल्टरनेटिंग करंट से आपका इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, तो वो बदलता रहता है और बदलने की वजह से उसमें जो बदलने की वजह से उसका फ्लक्स भी चेंज होगा और फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ जनरेट होता है। और ये जब ईएमएफ यहाँ पर जनरेट होगा सेकेंडरी में, और उसको फिर हम आगे यूज़ कर सकते हैं उस ईएमएफ को। हालांकि वो बहुत क्या कहते हैं कि जो ईएमएफ होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ कॉइल पे। ठीक है, अगर आपका नंबर ऑफ़ कॉइल यहाँ पर सेकेंडरी पे जाता है तो ईएमएफ ज़्यादा होगा और वो स्टेप अप, ट्रांसफार्मर क्या होगा, स्टेप अप। अगर सेकेंडरी पे कॉइल ज़्यादा है, मान लीजिए एनएस ग्रेटर देन एनपी है, एनएस मतलब सेकेंडरी, पी मतलब प्राइमरी, तो ये आपका स्टेप अप है। क्या है, स्टेप अप। अगर आपका एनपी ज़्यादा है एनएस से तो क्या हो जाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्या हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहाँ पर एनएस ज़्यादा होगा सेकेंडरी तो आईएस भी ज़्यादा होगा प्राइमरी से, सॉरी वीएस, आईएस नहीं वीएस। ठीक है, वीएस प्राइमरी से ज़्यादा हो। इसी तरीके से, और आई उल्टा हो जाएगा, करंट उल्टा हो जाएगा, वीपी ज़्यादा रहेगा, जैसे यहाँ पर वीएस ज़्यादा है तो आईएस कम हो जाएगा आईपी से, ये उल्टा इफेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है ये इफेक्ट पूरा। फेज डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वोल्टेज इज पाई, ये नोट करने वाली बात है। ये जो फेज डिफरेंस होगा ना प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज पे, वो क्या होगा, 5 होगा। मतलब एक अगर यहाँ से पूरा जैसे यहाँ से शुरू हो रहा है ये प्राइमरी में, मान लीजिए यहाँ प्राइमरी में, तो इधर से यहाँ पर क्या होगा, इधर से शुरू हो पूरा नीचे से, जैसे ये पूरा ऊपर गया और ये पूरा नीचे गया, इसका डिफरेंस होता है। ठीक है, ये आपको मान लो प्राइमरी कॉइलिंग है, प्राइमरी कॉइलिंग, और ये सेकेंडरी कॉइलिंग है। तो प्राइमरी कॉइलिंग में और सेकेंडरी कॉइलिंग में दोनों में जो वोल्टेज का वो होगा फेज डिफरेंस, वो 90 पाई होगा, 90 नहीं होगा, पाई होगा। देखो पूरा उल्टा है। ठीक है, टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर मैंने बोला स्टेप डाउन और स्टेप अप। स्टेप डाउन क्या होता है, जो वोल्टेज को डाउन कर दे, हाई वोल्टेज का उसको लो कर दे, ऐसा ट्रांसफार्मर। दूसरा ट्रांसफार्मर अगर लो वोल्टेज को हाई कर दे उसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल से आपके बुक में है नहीं है, फिर भी आप इसको स्क्रीनशॉट करके समझ सकते हैं, मैंने सारी चीज़ें लिख दी। ठीक है, बस ये ख़त्म है। ओके, थैंक यू।